Hello everyone, how are you all? I hope all are doing very good. Welcome to Learner IAS. आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 11th का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमी का, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक बेसिक बुक है जो कि सबके द्वारा रिकमेंडेड है, ठीक है। और इसको हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मार्केट में आप देखेंगे, जब बुक परचेज करेंगे तो इस तरह से इसका फ्रंट पेज रहता है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो हमारा पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस, पहला यूनिट है, ठीक है। इस पे हम देखेंगे किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, और इंडिपेंडेंट के बाद उसके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडिया, अगर हम बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, तो हमारा जो इकोनॉमी था वो कंप्लीटली एग्रीकल्चरल बेस्ड था, ठीक है। तो हमारे उस समय, आगे चल के हम लोग देखेंगे तो क्या क्या था, सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको ब्रीफली अगर हम देखें, इंडिया सबसे पहले किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। इट वाज सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, खास करके एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारा है इंडिया का, उस समय काफ़ी डेवलप था। हर चीज़ हमारी यहाँ पे बन जाती थी, ठीक है। ये फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब आए ब्रिटिशर्स, कॉलोनाइजेशन हुआ, उस समय हमारा इकॉनमी किस तरह से चेंज हुआ, ठीक है, कन्वर्ट कैसे हुआ वो हम देखेंगे, ठीक है। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ाया और हमारे इंडिया की इकोनॉमी को स्पॉइल किया, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। और हमारा इकोनॉमी 90% एग्रीकल्चरल बेस्ड था। लिटरेसी रेट करीब 16 से आपको 18% देखने को मिलता है उस समय। तो उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उस समय हमारे जो इकोनॉमी है वो लगभग डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ था नहीं, ठीक है। तो उस समय हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्शन भी नहीं करते थे जो हम चीप रेट का हो। तो हम आगे चल के उसको देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट ने चीपर रेट में सामान बना के हमारे इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इस सब चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अभी आ जाता है हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली एग्रेरियन था, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी। लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, करीब 16 से 18% मान के चलो आप, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये कैसे हुआ, देखिए इसको मैं आगे चल के आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, हमारे फार्मर्स को, ठीक है। तो पूरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर की वो कमर्शियलाइज हो गया। कैसे हुआ वो हम नेक्स्ट देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में, ठीक है। इंडियन मार्केट पूरी बर्बाद हो गई। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारे हर सेक्टर के लोग होते थे, सब लोग अपनी जीविका के लिए, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए उस समय छोटी छोटी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जैसे कि आपकी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद आपका सिल्क प्रोडक्शन हो गया, किसी, कोई कुम्हार है, कोई कुछ भी अपना जीविका कर रहा है, तो इंटरलिंक था, ठीक है। तो सब लोग चल रहे थे, सब लोग अपना कारोबार देखते थे, तो अच्छा खासा चल रहा था। बट वो पूरा बर्बाद हो गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ब्रिटिश में, और सामान सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल होने लगे। उसके हम देखेंगे डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने कभी इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट मॉडर्न टाइम में करने की कोशिश ही नहीं की। बट ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब किया है, ठीक है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी। देखिए ये आपका पहला, ये जो पेज है ना, ये पेज, ये फर्स्ट पेज है बुक का। जैसे कि मैं पहले बताया हूँ, ठीक है, आप किताब के साथ साथ अगर इसको देखेंगे तो ये है, देखिए इंटेंशन क्या है, ये है बुक का पेज और ये है उसका क्रक्स। इस पेज में जो नोट्स आप बनाने वाले थे वो हमने निकाल के यहाँ पे दे दिया। तो जब आप किताब पलटेंगे ना, तब आपको नोट्स तुरंत मिल जाएंगे। देखिए जैसे लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कोलोनाइजेशन था, तो ये है टॉपिक। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें यही है कि इंडिया पहले कंप्लीट डिपेंडेंट था अपने ऊपर, ठीक है, अपने, जैसे कहता ना, खुद कमाऊंगा खुद खाऊंगा खुद खाऊंगा, किसी पर डिपेंड नहीं करूंगा, इंडिया वैसा था। बट जब कोलोनाइजेशन हुआ, वो वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिए। तो खुद कमा ही नहीं सकता तो खाएगा कैसे, ठीक है, कमाने के लिए भी आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने निकाल के यहाँ पे दे दिया है। तो आपको, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इसी पॉइंट को गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एक बार रीडिंग के बाद जब इसको पढ़ेंगे, आपके साइड ऑफ द ब्रेन में कहीं ना कहीं वो पूरा पिक्चराइज होता रहेगा, ठीक है। तो इसी में ही हमने ये निकाला, बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपने इंडस्ट्री पे खुद डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं था, वो खुद अपना काम करता था, खुद खाता था, खुद अपना कमाता था, ठीक है। एग्रीकल्चर अपने यहाँ पे सब्जी फल वगैरह सब अपना उगता था, लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, ठीक है। फिर हुआ क्या, क्या हुआ आगे चल के देखेंगे। ये हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्री इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे लिखा है, हम लोग बात कर रहे हैं कोलोनाइजेशन से पहले का, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, सिल्क, स्टोन वर्क एक्सेट्रा, वो सब कुछ एकदम फ्लोरिश था हमारे यहाँ पे। आगे चल के आप देखेंगे इतना बढ़िया इंडस्ट्री हुआ करता था कि फॉरेन से जो ट्रैवलर्स आते थे वो लोग बोलते थे कि यार ये तो बहुत रिच कंट्री है। क्यों रिच कंट्री है, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। हम इतना प्रोडक्शन कर लेते थे कि खुद के लिए खाना, जैसे कि आप कोई, एक एग्रीकल्चर है, कोई खेती करता है, तो उसने साल का सपोज 1,000 टन अनाज उगा लिया, तो उसको सिर्फ 100 किलो चाहिए, 1 टन चाहिए, तो बाकी चीज तो वो बेच देगा ना। तो अपनी जरूरतें उसने पूरी कर ली, फिर बाकी चीज बेचेगा, तो वो फ्लोरिश करेगा, उसको सरप्लस में मनी आएगा, तो वो रिच बनेगा। तो इंडिया पहले वैसा था। बट जब कोलोनाइजेशन हुआ, वो चीज खत्म हुआ, कैसे हुआ हम आगे देखेंगे। तो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, इकोनॉमी वाज टू गुड, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ेगी जहां पे सरप्लस में हर चीज हो, हर चीज ज्यादा हो, तो वहां पे तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे अगर देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, हमने देखा सबसे पहले हमारा कंट्री जो कंप्लीटली एग्रीरियन था, तो ब्रिटिशर्स वर फोकस्ड ऑन इकोनॉमी। देखिए हमारे यहाँ पे जब एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ट है, सब कुछ इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, तो बर्बाद हुआ क्यों, ठीक है। एक इसको एक स्टोरी टेलिंग वे में अगर मैं बताऊं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, चलो छोड़िए, तो जब कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना अपने हिसाब से खेती करवाया, ठीक है। कैसे खेती करवाया, उन्होंने देखा भाई सिल्क यहाँ पे बहुत अच्छा उगता है, ठीक है, इंडिगो यहाँ पे बहुत अच्छा उगता है, ठीक है। तो उन्होंने ना सिर्फ इसी की खेती करवाई, और कोई खेती करवाया ही नहीं, किया ही नहीं। अब बात आती है कि भैया खेत हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, तो हमसे करवाएगा क्यों कोई। देखिए उस समय राज आ गया था, जमींदारी है, ये है, लैंड सेटलमेंट है, रेवेन्यू है, ये वो कई सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, कई सारा मतलब प्राइस इंक्रीज कर दिया फर्टिलाइजर्स के। तो एक किसान के पास कुछ एक ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो कुछ करे। फिर किसान क्या करता है, उधारी ले लेता है जमींदार से, ठीक है। जमींदार से उधारी लेके वो करता है, और उसके बाद उसको रेवेन्यू दे, मतलब टैक्स देने पड़ते हैं, तो वो ऊपर से अलग एक बर्डन है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, देखता है कि यार मैं अगर अपने खाने के लिए सिर्फ अनाज उगाऊंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे। तो वो क्या करता है, कुछ पैसों के लिए ब्रिटिशर्स की बात मान लेता है और उनके
जो जरूरत है उसको वो उगाने लगता है, जैसे सिल्क है, टेगो है, उसको उगाया, और उसको ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, वहां से ले जाते थे, ठीक है, खरीद के, और प्राइस ऑब्वियसली कम ही देते होंगे, है कि नहीं। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे कोई ये नहीं था, हमदर्दी नहीं था किसानों से, कि हम आपको मतलब मनी इनकमिंग क्रॉप उगाने के लिए देंगे, ठीक है। वैसा नहीं है, उनको सिर्फ अपना फायदा देखना था। उनको नेशन का क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। फिर वहां पे कुछ लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, इन सब ने देखा, इन्होंने सब इकोनॉमिस्ट थे काफी बड़े, तो ये लोगों ने बात किया कि ये तो गलत बात हो रहा है, तो क्या कोई कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि उस समय कॉलोनाइजेशन था भाई, ब्रिटिश राज था, सब कुछ उनके हिसाब से चलती थी, है कि नहीं, उनके रूल्स लॉज ये सब उन्हीं के चलते थे, तो कुछ नहीं हो सकता। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह हम समझ गए, अपना 85% के करीब जो है एग्रीकल्चर बेस्ड था, है ना। तो इसमें क्या होता था, इसको अगर हम ब्रीफली यहाँ पे हम देखें, तो ब्रिटिशर्स वर फोकस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अपना डेवलपमेंट देखते थे, हमें रॉ मटेरियल ज्यादा मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर ही बना दिया था, ठीक है। दे मेक पॉलिसीज विच बेनिफिट देम, ठीक है, या देम है, तो वो लोग सिर्फ वही पॉलिसी बनाते थे जो उनको बेनिफिट हो, ठीक है। इंडिया को या फिर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर इंडियन फार्मर को उससे उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। नेवर थिंक ऑफ इंडियंस या नेशनल और पर कैपिटा इनकम, उन्होंने ये नहीं देखना था कि ये जो खेती कर रहे हैं फार्मर्स, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ इतना था कि अपने को रॉ मटेरियल मिलता रहे, अपने को सफिशिएंट मटेरियल मिलता रहे, आप जाओ बाहर में, ठीक है। क्योंकि हमारे 85% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे, तो सीधी बात है, एक लार्ज जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, जब वो एग्रीकल्चर कर रही है, वो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर ही गर्त में जा रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो अपना इंडियन इकोनॉमी है वो भी बुरी हालत में है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक जो एग्रीकल्चर का एक फ्रेंच ट्रैवलर था, इसको देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है, ठीक है। एक फ्रेंच ट्रैवलर था जिसने कहा था कि इंडिया इज सेकंड रिच देश है, जो वो ट्रैवलर थे, ठीक है, फ्रेंच के, तो वो घूमते रहते थे देश देश, तो उन्होंने देखा भारत का जो सिस्टम है ना वो काफी रिच है, यहाँ के लोग काफी रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि ये लोग ना इंपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, वो अपने सेल्फ सफिशिएंट थे, जैसे पहले कुछ देर हमने इस वीडियो में बात की, तो वो क्या करते थे ना, वो अपना जो जरूरत का सामान है वो खुद ही उगा लेते थे, यूज करते थे, उनको इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, और एक्सपोर्ट बहुत करते थे, ठीक है, इसलिए काफी रिच था, काफी फ्लोरिश थे, है कि नहीं। तो ये था। तो बट ब्रिटिशर्स ने इसी चीज को ब्रेक कर दिया कि भाई आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हो, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, है कि नहीं। तो उसी को ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली सी बात है, सब वैंडलाइज होने लगा, है ना। इसमें क्या है, एक चीज और बताऊं, इसी पेज का ही क्रक्स ये है, तो इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, जब आप जब पढ़ेंगे पूरी बुक पकड़ के, तो एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, आपको एक ब्रॉड नॉलेज आ जाएगा, है कि नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। एग्रीकल्चर कंडीशन डिटोरिएट धीरे धीरे होता रहा, ठीक है। देखिए, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज बट कंडीशन ऑफ फार्मर डिक्रीज, कैसे? देखिए क्या होता था ना, ब्रिटिशर्स को ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करते थे कि उनको कहा कि आप ना, जैसे एक फार्मर है वो 1 एकड़ में खेती करे, उसको कहते हैं कि आप 2 एकड़ में खेती कर लो, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब 2 एकड़ में खेती कर लेने से तो फार्मर का कंडीशन सुधरना चाहिए, बट वो नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता? अब खेत बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो वहां पे लागत भी तो बढ़ जाएगी ना, है ना। और लागत कहाँ से आती थी? जमींदार से, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे जमींदार थे वो लोग लागत देते थे, है कि नहीं। तो लैंड सेटलमेंट होता था उस समय, ठीक है। ये एक लॉ उन्होंने निकाला, किसने? कॉलोनाइज गवर्नमेंट ने, हमारे ब्रिटिशर्स ने, कि लैंड सेटलमेंट लॉ होता था, इंट्रोड्यूस किया हमारे। तो उसमें क्या होता था, जमींदारी सिस्टम एक शुरू हो गया, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम क्यों शुरू हुआ? एक्चुअली जमींदार क्या है, एक प्रदेश में एक बंदे को हेड बना दिया कि भाई तुम क्या करोगे, सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे और हमें दोगे,
है कि नहीं। और जमींदार को देखिए, कोई किसी को भी आप पावर दोगे थोड़ा सा तो वो उसको पल्यूट करेगा, तो जमींदार ने अपनी शुरू कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से जब बड़ा खेत हो गया, लागत बढ़ गया, जमींदार ने उनसे टैक्स भी लेना शुरू कर दिए, तो सब कुछ हुआ, तो बेचारे किसान के पास कुछ बचा ही नहीं, वो उल्टा उस पे भारी पड़ गया वो ज्यादा खेती करना, ठीक है। और जब दूसरी चीज ये भी है, जब किसान खेती करता था अपनी जरूरतों के लिए तो अपने हिसाब से खेती करता था। अब उसको लैंड तो दे दिया और बोला गया तुम ना सिर्फ जो है सिर्फ ओनली और ओनली वहां पे इंडिगो ही उगाओगे, और कुछ नहीं उगा सकते। अब उसको वो जरूरत ही नहीं है, अब इंडिगो उगेगा तो वही लोग खरीद लेंगे कम प्राइस में, और जितना प्राइस उसको मिलेगा उतना तो उसकी खेती की लागत में चली जाएगी, तो उसका कंडीशन कहाँ से डेवलप होगा बताइए। तो इसी तरह से फार्मर्स की कंडीशन और खराब बदतर से बदतर होती गई, ठीक है, ड्यू टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। पहले ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं बेचते थे, बट अपने हिसाब से करते थे, है ना, उनको जो चाहिए जो नहीं चाहिए वही करते थे। अब बात करते हैं हम, अब वो हो गया एग्रीकल्चर, आपको समझ में, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर कैसा था, और कोलोनाइजेशन होने के कारण किस तरह से उसका डिटोरिएशन हुआ, क्यों हुआ, वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। देखिए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री तो कुछ होता ही नहीं था बिफोर टिस्को, उसको कोई इंडस्ट्री हमारे इंडिया में था ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं था, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई एक सेक्टर जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे इनकम हो रहा है, जहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, है ना, पोट्री इंडस्ट्री, है ना, इस तरह से कई इंडस्ट्रीज काम करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसी का नोट ये है, क्रक्स है, आप इसी को पढ़ लेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, बट स्टिल आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रीव इन ब्रिटिश बट नॉट इन इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश में काफी अच्छा ग्रो किया, लंदन में, है ना, इंडिया में नहीं किया, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। वो क्या करते थे, वहां पे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे और फिर आके यहीं पे बेचते थे, है कि नहीं। इंडियन इंडस्ट्री, तो हमारे यहाँ पे ये सब जो है हैंडीक्राफ्ट, देखिए कोई चीज सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली सी बात है हम उसी को खरीदेंगे, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब चाइनीज मटेरियल से हम लोग आजकल ले रहे हैं, है ना, सस्ता आता है, 150 रुपए की चीज आ जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से अब कोई चीज हैंडवर्क है, ठीक है, हाथ से बनाया गया है, सालों लगे हैं, महीनों लगे हैं, तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से जब लोगों ने देखा वहां से कपड़े सस्ते आ रहे हैं तो हम यहाँ से क्यों खरीदेंगे, तो पूरी मार्केट को उन्होंने ना पूरा हिला दिया उन्होंने, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचने लगे, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन कारीगर जो थे, तो हैंडीक्राफ्ट के हैं, स्टोन वर्कर्स है, तो वो क्या करेंगे, जैसे स्टोन वर्कर एग्जांपल लेता हूँ, आप जेम स्टोन के बारे में सुने होंगे, कोई एक जेम स्टोन है इंडिया में, खोद के उन्होंने हाथ से पॉलिश करके बनाया है, तो उसको उन्होंने हजारों में बेचा है। तो उसी चीज को वो लोग वहां पे कल्चर करके, कोई शीशा काट के उसको चमका के आपको डायमंड बोल के दे देंगे, तो वो 100 रुपए में तो बंदा वही खरीद लेगा ना, है कि नहीं। वैसे भी पैसे की तंगी होती है सबको, हम्म। तो पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है। फिर एक बात करेंगे, इंडियन मटेरियल, हमारा इंडिया सिर्फ एक सप्लायर ही रह गया था, ठीक है, और एक मार्केट रह गया था उनके लिए जो फाइनल प्रोडक्ट खरीदे, है ना। क्यों क्यों खरीदा था, क्योंकि चीप था, सप्लाई अच्छी थी, हमारे यहाँ पे महंगा होता था, है कि नहीं। तो इसी तरह से कुछ समय बाद, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट आपने हमने देखा पूरा उन्होंने खत्म कर दिया हमारे इंडस्ट्री को, बट सेकेंड सीजन में, सेकंड जब सेकंड इनिंग शुरू होता है ना, तो हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जड़ जमाने लगता है, जैसे कि टाटा ने टिस्को बनाया, टाटा इंडस्ट्रीज फॉर स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है, उन्होंने बनाया, शुगर मिल्स बनी, सीमेंट्स बने, ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, और उस समय कोई बहुत ज्यादा हाईली नहीं ग्रो कर रहा था, ठीक है। इंडस्ट्री जस्ट बनने शुरू हो गए, टाटा ने स्टील का बनाया, ठीक है। इस तरह से इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। एक जूट के टेक्सटाइल बनी थी हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में, है कि नहीं, वो सब धीरे धीरे ग्रो करने शुरू हुए, ठीक है, तो कैपिटल आने लगा, ठीक है, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रमोट होने लगे यहाँ पे, ठीक है, उस समय। बट प्रॉब्लम अभी भी था, क्या प्रॉब्लम था, तो देश की जीडीपी तो वैसे ही तंग थी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेन ट्रेड, एक और टॉपिक है ये, आप देख सकते हैं, ये फॉरेन ट्रेड, इसी का क्रक्स मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या था,
देखो कि आपको पता है इंडिया इज ऑलवेज वेरी फेमस फॉर ट्रेडिंग इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है। आपको पता है मेसोपोटामिया से है, तो काफी सारे कॉइन्स हमारे मिलते रहते हैं जिससे हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है आर्कियोलॉजी में, है ना। तो उसी तरह से जैसे उड़ीसा की बात करें तो साधव जाते थे ट्रेड करने फ्रॉम द सी रूट। हम लोग तो पहले से ही काफी तेज हैं। जो जब जब ब्रिटिशर्स नहीं भी आए थे, ठीक है, तब हम सी रूट खोज के उसमें काफी ट्रेडिंग किया करते थे, है कि नहीं। तो वो काफी टाइम से ही, एंशियंट टाइम से भी हम लोग एक्टिव हैं, ठीक है। बट जब कॉलोनाइजेशन हो गया ना, इसमें रेस्ट्रिक्शंस लग गए। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दिया, हम फलाना ढिमकाना चीजें आप नहीं बेच सकते, आप इस देश में नहीं जा सकते, अगर यहाँ गए तो इतना टैरिफ लग जाएगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस जब होने लगे, तब क्या हुआ, तब हमारे ट्रेड कमने लगे, घटने लगे, है कि नहीं, फॉरेन ट्रेड्स घटने लगे, ठीक है। तो इंडिया प्राइमरी एक्सपोर्टर बन गया। तो वो ऐसे क्यों करते थे? अगर इंडिया फॉरेन ट्रेड करेगा तो उनका रॉ मटेरियल कौन उगाएगा, है कि नहीं। अब रॉ मटेरियल का हब था इंडिया उनके लिए, ताकि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते रहें, वो वहां पे मटेरियल प्रोडक्ट्स बनाते रहें और फिर इंडिया में ही उसको वो बेचते रहे, है कि नहीं। तो इस तरह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो फॉरेन्स में होता था वो कम हो गया, घट गया। और उन्होंने क्या किया, कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजों पे अपनी मोनोपोली बना ली, कि इसको, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल इंडिगो है, सिल्क है ना, जूट है, आप किसी को दे ही नहीं सकते, सिर्फ हम ही लेंगे भाई। आप मतलब हम ही लेंगे नहीं, आप हमारे लिए ही उगाओगे, है कि नहीं। पहले इंडिया स्पाइसेस की बिजनेस करता था, पहले इंडिया करेंसीज की बिजनेस करता था, मतलब जेम प्रीशियस स्टोन की बिजनेस करता था, लेके जाते थे, ट्रेड करके लेके आते थे। बट वो सब कुछ नहीं हो सकता, है ना। आपको पता ही है, आप एंसेंट हिस्ट्री में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, और मेरे चैनल में भी है, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। जब वास्को डी गामा वगैरह आए थे, क्यों आए थे, स्पाइसेस की वजह से तो आए थे, है कि नहीं, 1914 में। तो वो सब खत्म हो गया, अब सिर्फ रॉ मटेरियल ही उगा रहे हैं हमारे फार्मर्स, है ना। इस तरह से फॉरेन ट्रेड भी खत्म हो गया इंडिया का। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, उस समय किस तरह की पॉपुलेशन थी, किस तरह से डिवाइडेड थे वो लोग, है ना। तो सबसे पहले तो ये था फर्स्ट सेंसस। हमारा सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, ठीक है। पहली बार जनगणना हमारा 1881 में हुआ था, कॉलोनियल टाइम में। सेकेंड हुआ था 1921 में, ठीक है। तो उस समय ये जनगणना हुई थी 2 बार। और उस समय हमारे लिटरेसी रेट ना करीब 16% हुआ करता था, बहुत कम हुआ। अब सोचिए 16% उस समय लिटरेसी था हमारा, है ना। तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम होती थी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड में, ठीक है, उस समय इसको लिंक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लिंक करते हैं। क्या होता था, एक तो एग्रीकल्चर खत्म है ना। लोग काफी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, नो वर्क, ठीक है। तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे। तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन होगा। तो वैसे ही हेल्थ खत्म, तो मॉर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगी, मृत्यु की संख्या, मृत्यु दर, है ना, मोर्टेलिटी रेट काफी हाई हो जाएगी। ये लिंक अब हमें है, ठीक है। फिर दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर जब खत्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो फिर वहां पे इनकम जीरो। जब इनकम जीरो हो जाएगा, तो लोगों के पास खाने के वांदे पड़ जाएंगे। जब न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, तब मोर्टेलिटी रेट विल इंक्रीज, है ना। और वही चीज ही लिंक करता है, जब मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। तो वही चीज है। तो इस तरह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होता था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधे करने का स्ट्रक्चर, है ना। तो उस समय क्या होता था, हमारे पास एक डाइवर्स, इट वाज वेरी डाइवर्स टाइम,
ठीक है, बेसिकली फार्मिंग और एग्रीकल्चर में वो सब हटते थे, कोई एग्रीकल्चर तो करना करना चाहता भी नहीं था, इंडस्ट्रीज है नहीं, तो करेंगे, ऑक्यूपेशन खत्म हो रहा है, जो हैंडीक्राफ्ट कर रहा था उसका काम खत्म, जो कुछ भी करता था उसका सबका काम खत्म हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो भी ऑक्यूपेशनल के बेस में भी कोई काम नहीं था। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इस चीज में अगर हम कहें ब्रिटिशर्स ने थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो काफी हेल्प किया है है कि नहीं, रेल लाना, रास्ते बनाने, है ना, तो उस सब चीजें यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया। बट क्यों डेवलप किया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया को डेवलप करना चाहते थे, यहाँ के लोगों को भाई ट्रेड मिले, यहाँ के लोगों को रास्ते मिले, यहाँ के लोगों को सब कुछ मिला, ऐसा तो नहीं था ना, है ना। उनको चाहिए था अपना धंधा बढ़ाना, अपना बिजनेस करना, ट्रेन बना देते ताकि वो सामान यहाँ से वहाँ लेके जा सके, सड़कें बनती थी कि ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, पोस्ट बना, पोस्टल, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह बने ताकि इंफॉर्मेशन स्पीड हो सके, सब अपनी सहूलियत के लिए बनाया, बट उन्होंने बनाया, है कि नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं बनाया, बट बनाया, ठीक है। बाद में चल के हम उसको यूज कर रहे हैं, जैसे 1850 में ही उन्होंने हमारे यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी थी। रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ, अगर कभी क्वेश्चन आया किसी भी वन डे एग्जाम में, तो आप कह सकते हैं 1850 से हमारे यहाँ पे रेल आ गया, ब्रिटिशर्स ने ले आए थे, है कि नहीं। फिर उन्होंने डेवलप ट्रेन, बेटर डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स बनाए काफी, ठीक है। पोस्ट मतलब पोस्टल सर्विस लाइक टेलीग्राम वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी, ये है, ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने 1854 में, ये एक एयरलाइन है टाटा का, सबसे पहले एयर इंडिया जो आज है वो टाटा का एयर डिवीजन था, है कि नहीं। तो देखिए क्या हुआ था, तो इसलिए उन्होंने बनाया था। देखिए, उन्होंने जहाँ पे उनका बिजनेस था, जहाँ पे उनका धंधा था, वहां पे तो उन्होंने सड़कें वगैरह बना दी, बट इंटीरियर पार्ट में, गांव में, वहां पे भी अभी भी लोगों की हालत खस्ता, बहुत खराब था, है कि नहीं। उनकी लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कैसा था। ये तो हमने प्री इंडिपेंडेंस की बात की, जब कोलोनाइजेशन था, हाँ। जब इंडिपेंडेंस मतलब 1947 तक हम लोग आ गए, 18 से प्री इंडिपेंडेंस या कोलोनाइज्ड इंडिया की बात हम करते करते अब हम इंडिपेंडेंस की तरफ आ गए। उस समय हमारे पास क्या था, व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस ऑल सेक्टर्स वर क्राइम, उन्होंने लूट लिया था, ठीक है, कंप्लीटली चूज लिया था पूरा है कि नहीं। सब कुछ खत्म कर, एग्रीकल्चर खत्म कर दिया था, इंडस्ट्री को रूट होने ही नहीं दिया, है कि नहीं। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑलरेडी सेटल्ड, लेबर बैंड, एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, है कि नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नीडेड मॉडर्न, देखिए उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे यहाँ पे रूट हुआ था, जैसे कि टिस्को ने, ये सब ने जस्ट रूट हुआ था, है कि नहीं, बट उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। रेलवे एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड अपग्रेडेशन, और उसी से बाष्पीय सकट, हमारा जो लोह पत्तगामी था उस पर थोड़े ना रहते थे, उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था कि हमारे वहाँ उस समय गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनाने की जरूरत थी जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड हो, इंस्टेड ऑफ कैपिटल ओरिएंटेड, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने बहुत थे, इनॉर्मस चैलेंजेस थे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग उसमें से निकले, किसमें से, एक जकड़ से, कोलोनाइज्ड इकोनॉमी से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। अभी देखिए, अभी तो हम बीमारी से उठे, उड़ते ही तो दौड़ने नहीं लग जाएंगे ना, तो कुछ तो कमजोरी रहेगी, माल न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है, डिहाइड्रेटेड बॉडी रहेगी, है कि नहीं। बीमारी से कोई उठता है तो चल नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा सा चाहिए, खाना अच्छा देना है कि नहीं, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा चलना फिरना है, तब जाके वो एक नॉर्मल इंसान, एक ताकतवर इंसान बन सकता है। तो हमारी इकोनॉमी भी कुछ ऐसा ही थी, उसको पूरा एकदम बीमार हो गया था वो, है कि नहीं। फिर अभी उसको थोड़ा सा पुश करना है, वो डेवलपमेंटल चीजें करनी है, मॉडिफाई करना है, तब वो पटरी पे आएगी, है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखें कैसा था, ये क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं।
ये क्वेश्चंस को लगाने बहुत जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ पे मेंस में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, या फिर आप कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो कोई बाहर से नहीं आता, ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगा। आप लोग लिखिए, कोशिश करिए, ठीक है। और हम भी कुछ क्वेश्चंस लिख के अपडेट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग डिस्कशन में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं किताब पूरा आपको एज इट इज पेश कर रहा था, तो मैंने इसको भी अपलोड किया है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। जिसके पास बुक है उसको साथ ही साथ पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा। जिसके पास बुक नहीं है वो ये काम कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट पे काफ़ी इजीली अवेलेबल है। नहीं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल हमने एक बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जो अपलोड करूंगा मैं पीडीएफ इस बुक का कर दूंगा, चैप्टर वाइज करूंगा, एक एक चैप्टर, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, टारगेट सबका शायद यूपीएससी है और प्रॉपर आईएएस, उम्मीद करता हूँ आप सबको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, and I do support, I do committed to your dream. Subscribe this channel, and I hope you like this section. If you like, give a thumbs up, or if you want any modification or anything development from my side, do comment, feel free to comment. But I request you not to uh, get very destructive or very bad in your language. I hope you all like it. Thank you very much, and be safe and stay happy.